मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 10, विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लीजिए संसाधन किसे कहते हैं। इसमें देखेंगे जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके मानव उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। तो इस तरह से जिस प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोग प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को मानव उपयोगी बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन पहला है जैव संसाधन। वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। नहीं, ऐसे संसाधन जो जीवित होते हैं, जिसमें जीवन होता है, जीवन व्याप्त होता है, ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन आदि जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए जैव संसाधन माने जो जीवित रहते, जिसमें जीवन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। और दूसरा जो उत्पत्ति के आधार पर अगला जो प्रकार हम लोग देखेंगे वह है अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन माने जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग देखिए जिससे जैव संसाधन, अजैव माने जो जीवित हैं वे जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जो निर्जीव है वह अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से अगला जो आगे हम लोग देखेंगे समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे नवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। इस तरह से माने जिसको ऐसे संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे इसी को देखेंगे और भी एक नाम से जाना जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। यानी ऐसे संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम नवीकरण योग्य संसाधन या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। आगे अब लोग दूसरा जो प्रकार देखेंगे अनवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों को अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं या इसी को परंपरागत ऊर्जा संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन, इसमें जैसे पेट्रोल है, डीजल है या कोई खनिज पदार्थ है, उसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें हम व्यक्ति संसाधन कहा जाता है।
ऐसे जो जिस पर व्यक्तिगत अधिकार होता है, जो किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे बाग, तालाब, घर आदि। इस तरह से अगला जो देखेंगे संसाधन है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तो ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की चारण भूमि, शमशान भूमि, खेल के मैदान आदि वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। यानी ऐसे संसाधन जो सभी के लिए हो उसे हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। जैसे आप उदाहरण तौर पर देखेंगे, गांव में जो भूमि चरागाह होता है जिसमें पशुओं को चराया जाता है, जहाँ पर शव जलाए जाते हैं, और जो खेल के मैदान होते हैं, यह सामूहिक रूप से सभी लोगों का के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, तो ऐसे को हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। अगला जो संसाधन है देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, वह अगला जो संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार, जैसे सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव आदि, यानी वे संसाधन जिस पर यानी सरकार का अधिकार हो, जिस पर सरकार का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इस तरह से देख लिए राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद दूसरा अगला जो देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से देखेंगे ऐसे संसाधन जो दो राष्ट्रों के बीच हों, जिस पर दो राष्ट्रों का नियंत्रण होता है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, क्योंकि उसमें एक जो संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं की अनुमति बिना कोई भी उस पर कार्य नहीं किया जा सकता। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इस तरह से स्वामित्व के आधार पर हम लोग 4 प्रकार के संसाधन देख लिए, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे विकास स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो विकास के आधार पर संसाधन है, पहला संभावी संसाधन। यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। यानी ऐसे जिसकी भविष्य में संभावना होती है, ऐसे संसाधन जिनकी भविष्य में संभावना होती है उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। यानी वह प्रदेश में विद्यमान है लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, संभावी संसाधन। अगले प्रकार की तरफ हम लोग पढ़ेंगे विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। माने ऐसे जिसका पहले से ही निरीक्षण किया गया हो और उसके बाद उसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई हो, यानी पहले से ही निश्चित की गई हो, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। अगला जो संसाधन है विकास के आधार पर वह देखेंगे हम लोग, तो वह है भंडार। भंडार क्या है, भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल है। इस तरह से देखेंगे माने भंडार के अंतर्गत वे आते हैं माने हमारे पास वह है संसाधन उपलब्ध है लेकिन उसकी प्रौद्योगिकी न होने के कारण उसका हम उपयोग करने में असफल हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे संसाधनों को भंडार कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, माने जो उसमें जल का निर्माण हुआ है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है,
और लेकिन देखेंगे जो हाइड्रोजन उसमें होता है वह अपार ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध न होने के कारण हम उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे संसाधनों को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? भंडार के अंतर्गत रखते हैं। अगला जो विकास के आधार पर संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। बांधों में जल और वन आदि संचित कोष हैं। तो इस तरह से देखेंगे जो अगला जो विकास के आधार पर संसाधन माना जाता है संचित कोष, यानी ऐसे यह भी इस भंडार के जैसा ही है, लेकिन तकनीकी का ज्ञान न होने के कारण हम इनका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? संचित कोष के अंतर्गत। आगे हम लोग अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे जो है संसाधन संरक्षण। मानव द्वारा संसाधनों के उचित उपयोग व प्रबंधन को संसाधन संरक्षण कहते हैं। यानी जिसका देखेंगे मानव द्वारा उचित उपयोग प्रबंधन किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण या संसाधन की सुरक्षा। आगे पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण के कारण। संसाधन संरक्षण के निम्न कारण हैं। इसमें पहला जो कारण हम लोग देखेंगे क्या कारण है जिससे कि संसाधन की, तो संसाधन के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को सतत लाभ प्रदान कराना। यानी इसका मुख्य एक कारण है कि हम लोग भविष्य वाली जो आगे वर्तमान की जो पीढ़ी है उसको सभी संसाधनों का लाभ हमेशा मिलता रहे, इसलिए इसका सुरक्षा करना जरूरी है। अगला इसमें भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का भाव भी निहित है। अगला जो कारण है इसका संरक्षण का, संसाधन संरक्षण का, यह है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन पीढ़ियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति भी इसी में निहित है। इसके कारण भी क्या है कि संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। अगला जो है संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाना भी है। तो इस तरह से अगला जो संरक्षण का मुख्य कारण है कि जो इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधनों का दोहन हो रहा है उस पर रोक लगाया जा सके। अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। अगला जो टॉपिक है वह है सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास क्या है? सतत पोषणी विकास। तो इस तरह से देखिए सतत पोषणी विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। तो सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं या सतत पोषणी विकास से आप क्या समझते हैं? तो सतत पोषणी विकास हुआ है कि जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और जो वर्तमान विकास है, प्रक्रिया है, वह जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना न हो। माने ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण की क्षति न हो और आने वाली पीढ़ियों का जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की अवहेलना न हो, ऐसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देख लिए कि इस पाठ में संसाधन और विकास के अंतर्गत पहले हम लोग देखें संसाधन किसे कहते हैं, फिर संसाधनों के वर्गीकरण को देख लिए और संसाधन संरक्षण के कारण। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। अब अगला जो वीडियो होगा उसके आगे हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे।